हाय एवरीवन, हम कर रहे थे अपने जनवरी 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब तक हम 70 तक क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। इसमें हम अपना पेपर 1 का भी देख चुके हैं कि ज्योग्राफी वाले ही शिफ्ट में हमारा पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के, क्या टिप्स हम यूज कर सकते हैं, क्या ट्रिक, और कैसे आगे आने वाले एग्जाम में हमारे क्वेश्चन उससे बन सकते रिपीट होके, प्लस बने भी है। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं हमारे 71 से और आगे जितने क्वेश्चन आज के हो पाएंगे। तो सबसे पहले वही जो मैं हर बार बताती हूँ, आपने सारे क्वेश्चन खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। हमने ये समझना है कि मेन एग्जाम में हमारे किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, किस लैंग्वेज में वो आंसर या आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से अपना क्वेश्चन पहला 71 पढ़िए और फिर सोचो कि क्या ऑप्शन हो सकता है। फिर हम अपना उसका डिटेल हर एक क्वेश्चन के बाद हम जिस भी क्वेश्चन से वो टॉपिक है ना, उस पूरे टॉपिक को एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। अगर आपको नहीं आता था तो अब वो पूरा टॉपिक और पूरा जो कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाले 71 में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है हमें, पीजे A11 x1 A12 x2 ये पूरी दी हुई है। तो A11 रिफर टू, इसमें क्या चीजें आ जाएंगी, हमारा आंसर क्या है, A11 क्या है, लोडिंग्स। अब देखो अगर मान लो ये अब तक आपको नहीं आता था, हमारा पीवाई क्यू करने का क्या फायदा है कि इन चारों टर्म में से हमें ये समझना ये है क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट। अब जो हमारा आने वाले एग्जाम है उसमें अब क्या टर्म इन्हीं में से घुमा के पूछी जा सकती है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ लेते हैं क्या चीज ये। देखो क्या कह रहे हैं इस इक्वेशन में, हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यहाँ पे बताए हुए हैं। तो पीजे जो है, इसमें पीजे का मतलब यहाँ पे है प्रिंसिपल कंपोनेंट, और x1 x2 x के जो लिखे हुए ये हमारी ओरिजिनल वेरिएबल्स है, और ये जो A11 A12 है ये हमारे कोफिशिएंट है। ये इंडिकेट करते हैं वेट, इंडिकेट को करेंगे जो कोरिलेशन दिखा रहा है ओरिजिनल वेरिएबल और जो कंपोनेंट है उनके बीच में। तो स्टैटिस्टिकल टर्म में इस ये क्या है, जो वेट है वो दिखा रहा है फैक्टर लोडिंग को, A11, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी टू देखो, अरेंज द फॉलोइंग लिथोस्फीयर प्लेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑन द मैप। ये डायरेक्ट आपका मैप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने इसमें बस मैप को ओपन कर लेना है, अपना ऑब्जर्व कर लेना है कि कहाँ पे कौन सी प्लेटें हैं। तो इनको अरेंज करने की कोशिश करो, और अगर आपको ये नहीं आता है तो अभी फटाफट गूगल जाओ और ये जो इमेज है इसको सर्च करो और देखो कहाँ पे कौन सी प्लेटें है और इनको याद कर लो। जो ज्यादातर ये नहीं है सारी याद करनी, जो बार बार ज्यादा चांस है कि इनमें से हर बार आती ही है और ये ही घुमा फिरा के आती है, तो ये आपको बस याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें लगानी है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ये हमारा साउथ है, हमने ऊपर जाना नीचे से। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी स्कोटिया, फिर उसके बाद है हमारी नाजका, फिर हमारी आ जाती है कोकवास, फिर है जुआन डी फूका प्लेट। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जो स्कोटिया प्लेट है ये है एक्सट्रीम साउथ अटलांटिक ओशन में नियर अंटार्कटिका, अप्रोक्स 55 डिग्री साउथ में। नाजका प्लेट है ये साउथ पैसिफिक ओशन, ये है साउथ अमेरिका के पास में। फिर कोकोआस ये पैसिफिक में है, सेंट्रल अमेरिका के ऑफ कोस्ट। फिर जोंटो की फूका प्लेट ये है हमारी लोकेटेड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न यूएस और कनाडा के पास में। अब हमने यहाँ पे बताना है कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन द लीस्ट अर्थक्वेक हैजार्ड सेंसिटिव जोन। तो इसका भी आपने मैप याद रखना है कि पूरा मैप बना होता है कि कौन से जो स्टेट है हमारे किस जोन में है। तो देखो सबसे कम अर्थक्वेक यहाँ आने के चांस है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब हम इसके सारे का देख लेते हैं डिटेल में। देखो मिजोरम आइजवाल ये फॉल करता है हमारे जोन 5 में। जोन 5 हमारे क्या है, वेरी हाई एक्टिव रिस्क जोन होता है। फिर हमारा वेस्ट बंगाल कोलकाता ये है जोन 4 में आता है, हाई रिस्क है। महाराष्ट्र मुंबई जोन 3rd में आता है, छत्तीसगढ़ हमारा 2nd जोन में आता है। तो अगर नेक्स्ट जो हमारे अब एग्जाम आएंगे इसके आसपास का एरिया पूछ लेते तो आपको अंदाजा लग जाएगा अच्छा तो ये कौन से जोन में फॉल कर रहा था एरिया।
अभी देखो असर्शन और रीजन, ये क्या कह रहे हैं, इंडिया इज इन द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। रीजन क्या कह रहे हैं, जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है EAG, ये जो है लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट है सारे के सारे स्टेट में। तो हमारी जो फर्स्ट वाला है ये तो सही है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में, लेकिन जो सेकंड वाला है ना रीजन, ये हमारा गलत है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा ये है क्या EAG, तो हमें अब ये PYQ करने से पता चल जाएगा ये EAG है क्या और ये क्यों पूछा हुआ है, क्या चीज है इसमें। देखो ये स्टेज तो आप सबने अब तक कर ही रखी होगी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कि आपकी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है, तो हमारा ग्राफ एकदम नीचे होता है, मतलब कम पॉपुलेशन की, मर भी रोग ज्यादा रहे और पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं। फिर हमारी क्या होती है कि हमारी एडवांसमेंट आती है, मेडिकल हम बना लेते हैं, तो लोग पॉपुलेशन तो इंक्रीज करे लेकिन डेथ रेट कम होगी क्योंकि हमने मेडिसिन वगैरह डिस्कवर कर लिए। फिर उसके थोड़े और एडवांस जाते कि लोग थोड़े समझदार हो गए, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने लग गई है, और फिर लास्ट में होती है कि एकदम ही पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में चली गई। तो हमारा इंडिया कहाँ पे है, स्टेज 3 में चल रहा है अभी। रीजन देखो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, ये हमारे कहाँ क्या है स्टेट, बिहार यूपी MP राजस्थान। तो बिहार यूपी में तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है, ये अपोजिट हमें दिया रखा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट है ना कि लोएस्ट है, उल्टा हमें करके दे रखा था। ये देखो हमसे पूछ रखा है एक आइसोलेटेड हिल है जो फेल्सिक बैथोलिथ से बनेगी और ये रिवील्ड बाय इरोजन ऑफ वीकर सराउंडिंग रॉक इज कोल्ड। तो ये क्या होता है, एक आइसोलेटेड हिल, हम ये बहुत बार थ्योरी में करते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, मोनेडनोक, ठीक है। और हम इसको इंसलबर्ग भी बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड एक बची हुई हिल होती है जो पूरी आसपास का एरिया उसका खत्म हो चुका है, सॉफ्ट, इसके सराउंडिंग सेडिमेंट्री रॉक जो है इरोड हो चुके हैं कंप्लीटली। अब हमारा 76 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल ऑर्डर इज फाउंड इन द डेकन प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो हमारा वर्टिसोल्स, हिस्ट्रीसोल्स, ये मोलिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, हमारा क्या हो जाएगा इसमें। देखो इसका आंसर हमारा क्या है, वर्टिसोल्स। डेक्कन में हमने याद रखना है वर्टिसोल्स, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। अब देखो डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा, ये सबको पता है, वहाँ पे ब्लैक कॉटन सोइल हमें मिलती है, इसको हम रेगोर भी बोलते हैं। USDA सोइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो डार्क क्ले सोइल है, इसको हम ये वर्टिकली क्रैक इसमें क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम इसको वर्टिसोल्स बोल देते हैं। अभी आपने लिस्ट मैच करनी है, किसका कौन से मैच हो रहा है। देखो इकोलॉजिकल नीश, इकोसिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, वेजिटेशन सक्सेशन। मैच वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारा क्या फायदा होता है, जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे आए, आप एक दो भी ऑप्शन आ रहे हैं ना तो आप उन्हीं की हेल्प से एलिमिनेट करने की कोशिश, और जो मेन हमारा ऑप्शन है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो आराम से। तो देखो इसमें से सारे ऑप्शन देखो, इकोसिस्टम का बहुत आराम से आप सब लोग बता सकते हो, फिर इकोलॉजिकल नीश का भी बता सकते हो क्या होता है। तो सबसे हम पहले इकोसिस्टम का फाइंड आउट करने की कोशिश करते, तो हमारा इकोलॉजी ये हो जाएगा, इकोसिस्टम हमारा टेंसले, ये हमें पता है। फिर नीश का हमारा हो जाएगा एल्टोन, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, ये हमारा है डिवर्सिस, ये हो जाएगा वेजिटेशन सक्सेशन, ये है क्लीमेंटिस। तो देखो इकोलॉजिकल नीश डेवलप्ड फंक्शनली बाय चार्ल्स एल्टन ने, फिर इकोसिस्टम ये है टेंसली ने 35 में, म्यूटेशन थ्योरी हुक डो वेरिसिस, फिर ये वेजिटेशन सक्सेशन ये फेडरिक क्लीमेंटिस ने। अब देखो द एंगल ऑफ रिपोज रिफर टू, एंगल ऑफ रिपोज पूछा है आपसे, तो रिपोज हमारा क्या हो जाता है, सारे ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करो और फाइंड आउट करो कि ये क्या चीजें बता रखी है। देखो थर्ड वाला ऑप्शन देखना, इसमें क्या तरीका, ऑल नेचुरल सर्विस, क्या ऑल को हम बोल देंगे, ऑल तो कोई ना कोई एक चीज तो स्पेशल होगी ना,
फर्स्ट वाला देखो कि मिनिमम स्लोप एंगल विच अलाउ डेब्रिज टू स्टे इन प्लेस विदाउट मूवमेंट, कि कम से कम इतना मूवमेंट। आप देखो ऐसे स्लोप थे आपके ऊपर, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ था, अगर मैंने थोड़ा खड़ा कर दिया तो पत्थर नीचे फिसल के आ जाएगा, लेकिन आपने मिनिमम इतना एंगल कर रखा है कि ये पत्थर यहीं पे ही है, उसको हम बोल देंगे रिपोज। फिर देखो सेकंड में क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम स्लोप कि वो डेब्रिज मूवमेंट करेगी, तो मैक्सिमम स्लोप की हम बात ही नहीं करेंगे कि वहां से वो मूव करेगा। थर्ड हमने ओल देख के हटा लिया, हिज स्लोप दैट आर कवर्ड विद रेसिडुअल रिगोल्स व्हिच डिग्रेड डाउनवर्ड इनटू सॉलिड एंड अंडर। तो यहाँ पे हिल स्लोप की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट जो सही हो जाएगा। टोक्यो योकोवाशाई योकोमोशा इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जापान। तो ये हमारा आता है क्वाटो प्लेन में, प्लेन एरिया में आएगा और क्वाटो में। देखो ये जापान का लार्जेस्ट फ्लैट और अर्बनाइज्ड जो है कोस्टल प्लेन है। फिर क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग रिलीफ फीचर ऑफ अटलांटिक ओशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक तो आपने डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए एटलीस्ट अब तक, तो साउथ टू नॉर्थ हमने चीजें लगानी है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा वेल्विस रिज, फिर हमारा आ जाएगा रोमांची डीप, फिर हमारा आ जाएगा डोल्फिन रिज, फिर है डी वेवले थॉमसन रिज। देखो वेल्विस रिज हमारा कहाँ पे है, लोकेटेड इन द साउथ अटलांटिक बेसिन नियर साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। फिर रोमांची है ये हमारा राइट नियर द इक्वेटोरियल अटलांटिक जोन 0 डिग्री के पास में। डोल्फिन यह मिड अटलांटिक रिज सिस्टम ब्रॉड नॉर्थन हाफ है ये। वेवले ये है अप्रोक्स 60 डिग्री पे। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स ऑफ लैंडसेट सैटेलाइट व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विल शो द वेजिटेशन लिमिट क्वाइट क्लोजली। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमें ये बताना है वेजिटेशन के लिए हम कौन से सैटेलाइट का जो बैंड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4। अब हमें ये समझने की नीड है कि 3 नंबर का बैंड होता है उस वो क्या होता है, और 4 नंबर का होता है उसमें क्या स्पेशल चीजें होती है। देखो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग बैंड में होती है। तो हम ये देखेंगे जो हमारी हेल्थी वेजिटेशन ट्रीज प्लांट है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्व करते हैं विजिबल रेड लाइट। अगर मैंने उसके ऊपर रेड लाइट छोड़ी है तो उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। और रिफ्लेक्ट किसको सबसे ज्यादा करते हैं, नियर इंफ्रारेड NIR को। तो मैं ये 2 बैंड ही ज्यादा छोड़ूंगी ना, मेरे को पता लग जाएगा इस वाली को तो ये एब्जॉर्व कर रहा है और इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसका जो कॉम्बिनेशन है बैंड 4 और बैंड 3 का हम इसमें यूज करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बायोलॉजिकल यूनिट इन लोअर टू हायर बायोटिक ऑर्डर। बहुत ईजी है। सबसे पहले सेल सबको पता है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन पहले आना है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारा आएगा सेल टिश्यूज, फिर उसके बाद हमारी आती है पॉपुलेशन और लास्ट में हमारी कम्युनिटीज। अरेंज द पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। पुरानी से नहीं, तो देखो सबसे ओल्डेस्ट आप सबको पता है हमारी कौन सी होती है, वेबर की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, पुरानी है सबसे। फिर उसके बाद हमारी आती है लोश की बी, फिर हमारी आती है स्मिथ की, और फिर हमारी आती है प्राड की। वेबर की थ्योरी जो थी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज, ये कब आई थी, जर्मनी 1909 में लिस्ट कोस्ट अप्रोच के ऊपर। फिर आई थी अगस्त लोश की थ्योरी, ये थी इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन वॉज पब्लिश्ड इन 1940, मार्केट एरिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के बारे में हम इसमें बात करते हैं। फिर हम देखते हैं DM स्मिथ की, ये इंट्रोड्यूस ही स्पेशल मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन 1966 अर्ली 70s में। फिर एलन प्रेड की ये आई थी बिहेवियर जो मैट्रिक्स मॉडल है वो ये देते 1967 में। देखो
यहाँ पे पूछ रहे वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक आर क्वाइट फ्रीक्वेंट इन हवाईन आइलैंड। रीजन क्या दे रहे हैं, हवाईन आइलैंड आर लोकेटेड इन सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए तो सही है, लेकिन जो ये लोकेशन दे रखी है वो हमारी गलत दे रखी है। देखो इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी तो होती है, लेकिन ये नॉट लोकेटेड इन सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये है मिडिल ऑफ द पैसिफिक प्लेट में ये आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई दोस एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ वेटलैंड 1936 विच आर इम्पोर्टेंट इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, LDCs में जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पेस्टोरल, कॉमर्शियल और कॉमर्शियल। तो हमने लेस डेवलपमेंट में देखनी, जो बहुत पैसे लगने वाली एक्टिविटी है ना, वो हमने इसमें से रिमूव कर देनी है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, देखो जो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेंचिंग है ना, ये बहुत पैसे वाली चीज होती है, तो हम डी को एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन में से। तो हमारा ऑप्शन 3 बच जाएगा, ऑप्शन ABC। शिफ्टिंग भी है, पेस्टोरल भी है और ये कॉमर्शियल प्लांटेशन भी है। और आपने इनके बारे में और डिटेल देखनी है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और पेस्टोरल ये क्या है, ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से चीज चली आ रही है, ट्रॉपिकल जोन में, ये एरिड रीजन में होते हैं। कॉमर्शियल प्लांटेशन क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉलोनियल पावर, ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ पे प्लांटेशन करते थे, तब से चीजें है, जैसे कि टी, रबर, कॉफी प्लांटेशन हमारा तब से होता आ रहा है। कॉमर्शियल जो लाइफ स्टॉक है ना, वो अभी एकदम हाईली है और इसमें बहुत ज्यादा हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। Jains registered least growth rate of population in India 2001 to 11। रीजन क्या कह रहा है, कंवर्जन इनटू अदर रिलीजियस फेथ इज वेरी कॉमन इन जेन्स इन इंडिया। तो क्या ये सही बात बोल रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और मेन रीजन क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। तो ए तो सही है, लेकिन सेकंड बात गलत है, ऐसा नहीं हमने सुनने को मिलता कि जैन दूसरे रिलीजन में जा रही है। मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर एंड विंड स्पीड के हिसाब से हम किसको नापते, ये है विंड चिल इंडेक्स, ये होता है। देखो इसमें हम कैसी चीजें नापते हैं कि हाउ कोल्ड इट एक्चुअली फील, कि हमें कितना फील हो रहा है आउटडोर टू ह्यूमन सीन के ऊपर। हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, इसको कंबाइन करते हैं एक्चुअल एयर टेम्परेचर को विंड स्पीड को। देखो एक तो कितना है टेम्परेचर, और अगर हवा चल रही होती है तो हमें कम महसूस चीजें होती है मौसम का, तो हवा भी, विंड जो स्पीड है उसको भी हम इसमें मेजर करके देखते हैं। देखो और बाकी की जो वर्ड है हम एक बार वो देख लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और मॉइस्चर हम इसमें काम देखते हैं। हीट इंडेक्स में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखते हैं। और चिल इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर, विंड स्पीड और कितना ये कोल्ड है। देखो फिर से हमारा मैच करने वाला आ गया। इसमें से भी आपको जो चीज आती है ना, पहले सिर्फ 1, 2 या 3 को मैच करने की कोशिश करो, और उससे हमारा पूरा ऑप्शन इसमें बन जाता है। देखो हैकिस्टो थर्म्स हमारे ए, ये हो जाएगा हमारा पोलर क्लाइमेट का हैकिस, ऐसे आता है एकदम ठंडा, चिल्ड। मैसो हमारा हो जाएगा वोम, गर्म है ये, एम का उल्टा ये डब्ल्यू कर दिया हमने। मेगा, देखो नाम से आपको समझ आए, मेगा क्या चीज हो जाएगी हमारी, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल यानी कि एकदम मेगा सबसे बड़ी चीज है ट्रॉपिकल पे, फिर उससे थोड़ी मीजो, थोड़ी बीच की गई, वोम हो गया हमारा। माइक्रो हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड, छोटे लेवल पे। और हैकिस एकदम चिल्ड। हमने लाइन से लगाने सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, लेबेंसरम, टियोलॉजिकल अप्रोच, टोफूलिया। तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपको एटलीस्ट इनमें से 1-2 टर्म का तो पता ही होना चाहिए। और फिर हम इनको देखते हैं कि कैसे हमने लाइन में लगाई। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सी, टियोलॉजिकल अप्रोच, सबसे पुरानी थी।
फिर हमारा आ जाता है लेबेंसरम, फिर हमारा आ जाएगा सीक्वेंट ओकुपेंस। देखो इन दो का तो आपको, बी और सी का तो सबको पता होगा। फिर डी हमारा टोफोफिलिया। अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। देखो टेलियोलॉजिकल अप्रोच जो है कार्ल रिटर ने दी थी, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये 19th सेंचुरी में। ये बिलीव क्या था कि एवरीथिंग इन नेचर वो डिजाइंड बाय डिवाइन क्रिएटर विद, मतलब भगवान ने सब कुछ करा है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच में ये मानते थे। लेवेंसरम ये थी, रेटजेल ने दी थे इन लेट 19th में। कि क्या कहते थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेट करते थे कि जो लिविंग चीजें है ना, वो लिविंग, हमारा नेचर या जो भी चीज है वो लिविंग तरह स्टेट ग्रो कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। फिर हमारी आती है सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, ये विटलिसी ने दी थी। ये डिस्क्राइब करती है हाउ सक्सेसिव ह्यूमन कल्चर लीव हिस्टोरिकल लेयर ऑन ए सिंगल लैंडस्केप ओवर टाइम, कि टाइम के साथ इंसान अपनी छाप कैसे छोड़ता चलता है। फिर टोपोफोलिया, ये कोइंड पॉपुलराइज्ड ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की, आप जिसे कहते हैं कि मानवता अपना, वो सारी चीजें। ये यू फांटिया 1974 में भी इन्होंने ये इसको अफेक्ट करा था, मतलब इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट कर रहे हैं पीपल का प्लेस के साथ। फिर से ये मैच करना है। देखो आपने यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, तो इसमें आप अंदाजा लगाओगे कि सबसे पिछड़ा हुआ एरिया कहाँ है जहां पे सबसे ज्यादा हो सकती है, कौन सा डेवलप्ड एरिया जहां कम हो सकती है। तो सूडान आपको पता है कि अच्छा डेवलप्ड एरिया नहीं, बांग्लादेश भी पीछे का है, नॉर्वे अच्छा कंट्री है। तो हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सूडान में हमारी सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो सकती है, तो सूडान का हमारा हो जाएगा सबसे ज्यादा 42 हम कर देते हैं। फिर हम देखते हैं नॉर्वे का, नॉर्वे का होना चाहिए हमारा सबसे कम, नॉर्वे सबसे अच्छी जगह है 16। अब हम बाकी का देखते हैं। बांग्लादेश सूडान के बाद इसका नंबर आना चाहिए, तो इसका अब 21 ज्यादा बच रहा है ना, 21 हो जाएगा बांग्लादेश का। इंडोनेशिया का हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है।